हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का वायरोलॉजी वाला सेक्शन, पेज 159 सेक्शन 2। सबसे पहले इसमें है वायरल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। नेक्ड वायरस जो है वो नॉन एनवेलप्ड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं होता। और इसमें आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, ठीक है। कैप्सिड जो है उसकी शेप जो है वो आइकोसाहेड्रल है, इसकी जो है वो 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो इसको जो 6 कॉर्नर्स वाला जो है वो कैप्सिड है उसको हम आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो कोई एनवेलप नहीं होता, तो इसको हम नेक्ड वायरस कहते हैं। तो इसको नॉन एनवेलप्ड भी कह सकते हैं और नेक्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनवेलप्ड वायरस विद आइकोसाहेड्रल कैप्सिड। अब इसमें जो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है, उसके ऊपर एक एनवेलप है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। इस एनवेलप के ऊपर जो है वो लिपिड बाइलेयर भी होगी, ठीक है। और इसमें सरफेस प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। एनवेलप के अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है और उसके ऊपर जो है वो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद है एनवेलप्ड वायरस विद हेलिकल कैप्सिड, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें जो है वो एनवेलप्ड है और इसमें जो कैप्सिड है उसकी शेप जो है वो हेलिकल है विद वायरल आरएनए। और इसके अंदर डीएनए के बजाय जो है वो आरएनए होता है और इसकी कैप्सिड की शेप जो है वो हेलिकल है। इसमें भी एनवेलप है, तो इसमें भी यानी लिपिड बाइलेयर है और सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। फिर एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो इसका जो कैप्सिड है वो हमने देखा कि इसमें आइकोसाहेड्रल शेप थी, कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सिड। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। फिर उससे नीचे जो है वो कॉलर है और कॉलर के नीचे जो है वो हेलिकल शीथ है, ठीक है। हेलिकल शीथ है और दो हेलिकल शीथ्स के दरमियान में कोर है, ठीक है। 2 हेलिकल शीथ्स हैं, उनके दरमियान में कोर है और ऊपर कॉलर है, तो नीचे क्या है, बेस प्लेट, ठीक है। और बेस प्लेट के साथ कुछ स्पाइक्स निकले हुए हैं। तो ये हमने देखा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वायरल जेनेटिक्स। वायरल जेनेटिक्स में जो है वो एक रिकॉम्बिनेशन है, एक रीअसॉर्टमेंट है और इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन है और फिनोटिपिक मिक्सिंग है। तो ये 4 प्रोसेस जो हैं वो वायरल जेनेटिक्स में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें रिकॉम्बिनेशन को देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें यह है कि 2 क्रोमोसोम्स होंगे और उनकी जो जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी बाय क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो उनकी जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगी विद इन रीजन्स ऑफ सिग्निफिकेंट बेस सीक्वेंस होमोलॉजी, ठीक है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये उन रीजन्स में होगी जहाँ पे सिग्निफिकेंट बेस सीक्वेंस होमोलॉजी होगी। होमोलॉजी जो है उसका मतलब ये होता है कि सेम जीन्स जो है वो चली आ रही हैं फ्रॉम दी एंसेस्टर्स। तो जहाँ पे ये होमोलॉजी होगी यानी कि सिमिलर जीन्स फ्रॉम एंसेस्टर्स होंगी, वहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगी और उसकी वजह से जो है वो 2 क्रोमोसोम्स के दरमियान में जो है वो जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये चीज़ जो है ये रिकॉम्बिनेशन में होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो डायग्राम में शो किया हुआ है कि किस तरह से एक कैप्सिड है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। फिर एक ग्रीन कलर का भी कैप्सिड है और उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है। तो इनके भी जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो कुछ जो एक्सचेंज है जीन्स का वो कैप्सिड में हुआ है और कुछ जो एक्सचेंज है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आती है रीअसॉर्टमेंट व्हेन वायरसेस विद सेगमेंटेड जेनोम्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो वायरसेस हैं उनके जेनोम्स जो हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि उनके पास एक से ज़्यादा जेनोम्स होंगे और वो सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इससे में ये होगा कि जो वायरस है उसके पास जेनोम जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और जब ये 2 वायरसेस जो हैं उनके बीच जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो हम इसको रीअसॉर्टमेंट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल द 2009 नोवेल H1N1 इन्फ्लुएंजा ए पेंडेमिक, ठीक है। तो 2009 में वो कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा ए पेंडेमिक हुई थी, इन्फ्लुएंजा के H1N1 इन्फ्लुएंजा ए की पेंडेमिक हुई थी। इमर्ज्ड वाया कॉम्प्लेक्स वायरल रीअसॉर्टमेंट, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स वायरल रीअसॉर्टमेंट ऑफ जीन्स की वजह से हुई थी और वो ये रीअसॉर्टमेंट हो रही थी ह्यूमन, स्वाइन और एवियन वायरसेस की रीअसॉर्टमेंट से। यानी कि ये सारे जो इसमें जो वायरस होता है वो उसके पास जो जेनोम होता है वो सेगमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है
और दूसरे वायरस के साथ वो अपना जो है वो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा तो इसमें जो प्रेजेंटेशन होगी वो इस डायग्राम में शो की हुई है कि एक वायरस है, इसका जेनोम जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर एक दूसरा वायरस है, उसके भी जो जेनोम है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसके जो रीअसॉर्टमेंट है, उससे जो एक वजूद में आया एक वायरस, उसमें हमने देखा कि कुछ जो है वो ब्लू कलर का जो है वो जेनोम है और एक सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट ब्लू कलर का आ गया और एक सेगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का आ गया। तो यानी डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़, इसको हम कहते हैं रीअसॉर्टमेंट, और इसकी वजह से जो है इस रीअसॉर्टमेंट ऑफ जीन्स की जो है वो वजह से जो है वो पेंडेमिक हुई थी इन्फ्लुएंजा ए वायरस की। हैज़ पोटेंशियल टू कॉज एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, इसमें जो है वो एंटीजेनिक शिफ्ट भी करवाने का पोटेंशियल होता है, ये देख लेते हैं। Another type of change is called antigenic shift. Shift is an abrupt major change in the flu A virus, resulting in a new HA or a new HA and the NA proteins in the flu viruses that infect humans. Antigenic shift can result in a new flu A subtype infecting people for the first time. तो एंटीजेनिक शिफ्ट में ये होता है कि जो वायरस के अंदर जब एंटीजेनिक शिफ्ट आती है तो उसके अंदर जो है वो अब्रप्ट और मेजर किस्म का जो है वो चेंज आएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो न्यू प्रोटीन्स बनते हैं कुछ, और वो जो न्यू प्रोटीन्स हैं वो फिर एक तरह से एक नया वायरस बना देते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये वाली चीज़ को हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, और ये चीज़ जो है वो रीअसॉर्टमेंट ऑफ जीन्स की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। When one of the two viruses that infect the cell has a mutation that results in a non-functional protein। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 2 वायरसेस हैं, लेकिन उनमें से जो एक है जिसने सेल को इन्फेक्ट किया है उसमें मुटेशन है जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो एक एक इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक वायरस जो है उसके पास नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। द नॉन मोटेटेड वायरस, लेकिन जो नॉन मोटेटेड वायरस है जिसके अंदर कोई मोटेशन नहीं आई, कॉम्प्लीमेंट्स अ मोटेटेड वन बाय मेकिंग अ फंक्शनल प्रोटीन दैट सर्व्स अ बोथ वायरसेज। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि 2 वायरसेज हैं जिसमें से जो एक है उसके अंदर मोटेशन है। ठीक है, उसकी मोटेशन की वजह से उसका जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल है। अब जो दूसरा वायरस है, ठीक है, वो इस मोटेटेड वायरस को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा जो कि इन दोनों वायरसेस को सर्व करेगा। फॉर एग्जांपल, हेपेटाइटिस डी वायरस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेटिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, एग्जांपल में यह है कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है उसको प्रेजेंस की ज़रूरत होती है हेपेटाइटिस बी वायरस की टू सप्लाई दी HBsAg। ठीक है, ताकि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हेपेटाइटिस डी वायरस को HBsAg सप्लाई करे। द एनवेलप प्रोटीन फॉर दी HDV। ठीक है, जो HBsAg है वो एनवेलप प्रोटीन फॉर दी HDV है। ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस पर रिलाई कर रहा है ताकि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो HBsAg को सप्लाई करे, और HBsAg जो है वो एनवेलप प्रोटीन है फॉर द हेपेटाइटिस डी वायरस। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो वायरस है वो फंक्शनल है, यानी इसके अंदर कोई मुटेशन नहीं है, और दूसरा जो है वो नॉन फंक्शनल है क्योंकि उसके अंदर मुटेशन है। तो इससे जो है वो फंक्शनल वाले ने दोनों को जो है वो कंपोजिट करना है अपने फंक्शनल प्रोटीन के ज़रिए, तो जो एंड रिजल्ट है वो फंक्शनल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिनोटिपिक मिक्सिंग अकर्स विद द सिमुलटेनियस इन्फेक्शन ऑफ अ सेल विद द 2 वायरसेस। तो इसमें यह है कि एक सेल है, ठीक है, उसमें जो है वो 2 वायरसेस ने एक ही टाइम पर इन्फेक्शन करवा दिया है। ठीक है, जब एक ही सेल के अंदर 2 वायरसेस एक ही टाइम पर जो है वो इन्फेक्शन करवा रहे हो तो इसको हम फिनोटिपिक मिक्सिंग कहेंगे। फॉर प्रोजेनी 1 genome of virus A can be partially or completely coated with the surface protein of virus B। ठीक है, प्रोजेनी 1, ठीक है, अब प्रोजेनी जो है वो उनकी एंड रिजल्ट है, तो जो पहला एंड रिजल्ट उनका निकलेगा, ठीक है, जब एक सेल को 2 वायरसेस सिमुलटेनियस इन्फेक्शन करवाएंगे तो जो पहला रिजल्ट निकलेगा उसमें यह होगा कि जो वायरस ए का जेनोम है वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली कोटेड हो जाएगा सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस बी के साथ। ठीक है, तो जो वायरस ए का जेनोम है वो पार्शली या कम्प्लीटली कोटेड हो जाएगा सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस बी के साथ। टाइप बी प्रोटीन कोड डिटरमाइंस द ट्रोपिज्म।
ठीक है। टाइप बी प्रोटीन जो है जो कोट बनेगा वो ट्रोपिज्म को डिटरमाइन करेगा। ट्रोपिज्म कहते हैं इनफेक्टिविटी को ऑफ द हाइब्रिड वायरस। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन है वो अब डिटरमाइन करेगा कि ट्रोपिज्म कितनी होगी वायरस की, यानी कि वायरस की इन्फेक्टिविटी कितनी होगी। प्रोजेनी फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ द सेल बाय द प्रोजेनी वन। ठीक है, अब अगर ये प्रोजेनी वन वाला जो वायरस है ये आगे इन्फेक्शन करवा दे, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन करवा दे, ठीक है, ऑफ अ सेल प्रोजेनी फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ द सेल बाय प्रोजेनी वन। अब हमने वो प्रोजेनी देखनी है जो प्रोजेनी टू है, वो तब बनेगी जब प्रोजेनी वन जो है वो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ सेल करवाएगी। विल हैव अ टाइप ए कोट, इसके अंदर टाइप ए कोट होगा, डैट इज एनकोडेड बाय इट्स टाइप ए जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोट भी टाइप ए है और ये टाइप ए के ही जेनेटिक मटीरियल से कोटेड हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो कोट है वो भी टाइप ए है और इसकी जो इंकोडेड हुआ है ये भी बाय दी टाइप ए जेनेटिक मटीरियल है। तो यहाँ पे देखते हैं वायरस ए है, ये सारा का सारा ब्लू है, यानी कि इसका जो कोट है वो भी ब्लू है और उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी ब्लू है। ठीक है, उसके बाद एक वायरस बी है। वायरस बी जो है उसके जो कोट है वो ग्रीन है और इसका जो न्यूक्लिक एसिड जो इसका जेनेटिक मटीरियल है वो भी ग्रीन है। प्रोजेनी वन में ये हुआ कि जो वायरस ए है उसका जेनेटिक मटीरियल कोटेड हुआ है पार्शली या कम्प्लीटेड। ठीक है, कम्प्लीटली या फिर पार्शली बाय द बाय द कोट। ठीक है, बाय द कोट ऑफ वायरस बी। ठीक है, तो ये प्रोजेनी वन का रिज़ल्ट है। अब अगर प्रोजेनी वन जो है वो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन करवाता है सेल का, तो फिर इसमें जो है वो हम देखेंगे कि टाइप ए यानी कि वायरस ए का ही यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल आ जाएगा और वायरस ए का ही यहाँ पे जो है वो कोड भी आ जाएगा। तो प्रोजेनी टू में जो है वो सेम रिज़ल्ट आ रहा है वायरस ए जैसा, यानी वायरस ए की प्रेजेंस जो है वो प्रोजेनी टू में दोबारा से रिपीट हो जाएगी। इसको दोबारा से देख लेते हैं फिनोटाइपिक मिक्सिंग को। तो ये तब होती है जब एक सेल को जो है वो टू वायरसेस एक ही टाइम पर जो है वो इन्फेक्शन करवा रहे हों। ठीक है, यानी कि वायरस ए और वायरस बी जो है उन्होंने एक ही सेल को एक ही टाइम पर जो है वो इन्फेक्शन करवाने की कोशिश की है। फॉर प्रोजेनी वन यानी कि इनका जो पहला रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि जो जेनोम ऑफ वायरस ए है वो कोटेड हुआ होगा फॉर्मिंग स्यूडो वायरियन। ठीक है, तो ये जो प्रोजेनी वन में रिजल्ट आया इसको हम स्यूडो वायरियन भी कह सकते हैं विद द सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस बी। तो ये हम डायग्राम में भी दे सकते हैं कि वायरस ए जो है वो उसका जेनेटिक मटीरियल है और उसको पार्शली या फिर कम्प्लीटली कोड किया हुआ है सरफेस प्रोटीन्स ऑफ वायरस बी ने। टाइप बी प्रोटीन कोड, ये जो वायरस टाइप बी है इसने जो प्रोटीन कोड बनाया हुआ है ग्रीन कलर का स्यूडो वायरियन पे, वो डिटरमाइन करता है ट्रोपिज्म ऑफ द हाइब्रिड वायरस। ये हाइब्रिड वायरस भी है, इसको हम हाइब्रिड वायरस भी कह सकते हैं, स्यूडो वायरियन भी कह सकते हैं। तो इसकी इन्फेक्टिविटी को डिटरमाइन करेंगे ये टाइप बी के जो सरफेस प्रोटीन्स हैं। प्रोजेनी फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द ऑफ अ सेल बाय प्रोजेनी वन। ठीक है, अगर इस सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है प्रोजेनी वन से तो फिर हमें टाइप ए का कोड मिलेगा और टाइप ए का ही जेनेटिक मटीरियल मिलेगा। तो ये चीज़ होती है फिनोटाइपिक मिक्सिंग में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डीएनए वायरल जेनोम्स। ठीक है, ऑल डीएनए वायरसेस हैव द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनोम्स एक्सेप्ट पार्वो विरिडाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो जितने भी डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो वायरसेस जिनके अंदर जेनेटिक मटीरियल जो है वो डीएनए होता है, तो उनके जो हैं वो जेनोम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं एक्सेप्ट दी पार्वोविरिडाई। ठीक है, पार्वोविरिडाई के अलावा जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ऑल आर लीनियर एक्सेप्ट पेपिलोमा, और सारे के सारे जो हैं वो लीनियर होते हैं एक्सेप्ट फॉर द पेपिलोमा, पोलियोमा एंड हीपा डीएनए वायरसेस सर्कुलर। ठीक है, ये जो हीपा डीएनए वायरसेस हैं ये सर्कुलर होते हैं। लीनियर जो हैं वो सारे के सारे होंगे, लेकिन पेपिलोमा और पोलियोमा और हीपा डीएनए वायरसेस जो हैं वो सर्कुलर होंगे। ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइक आवर सेल्स। ठीक है, एक्सेप्ट पार्ट ऑफ अ वायरस। पार्वो वायरस से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। पार्वो वायरस को हम पार्ट ऑफ अ वायरस से भी याद रख सकते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि बाकी सारे के सारे जिनके अंदर भी डीएनए मटीरियल होगा वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन पार्वो वायरस में डीएनए मटीरियल जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो लीनियर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पेपिलोमा का
और पोलियोमा का, और हिपा डीएनए वीरीडीआई वायरसेस, ठीक है, हिपा डीएनए वायरसेस, ठीक है, इनका सर्कुलर होता है। उसके बाद हम देखते हैं आरएनए वायरल जेनोम्स। आरएनए वायरल जेनोम्स, ऑल आरएनए वायरसेस हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनोम्स। तो इसमें ये है कि जितने भी आरएनए वाले वायरसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर जो आरएनए जेनोम होगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, एक्सेप्ट द रियोविरिडाई, ठीक है, रियोविरिडाई के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में है आई वेंट टू आ रेट्रो, ठीक है, रेट्रो वायरस आता है इसमें, टोगा वायरस इसमें आएगा पार्टली, वेयर आई ड्रैंक फ्लेवर्ड फ्लेवी वायरस आता है इसमें, कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस भी इसमें आता है, और इसमें हीपी वायरस भी आएगा, और इसमें कैलीसी वायरस भी आएगा, और इसमें पिकोरना वायरस भी आएगा। ऑल आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सेप्ट द रियो वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ये जो आरएनए वायरल जेनोम्स हैं, ठीक है, इसमें जो है वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक्सेप्ट द रियो वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो हमने देखा कि जिन वायरसेस के अंदर डीएनए होता है वो ज़्यादातर हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है, लेकिन पार्वो वायरस में वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और जिन वायरसेस के अंदर आरएनए होता है वो हमें ज़्यादातर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियो विरिडाई में वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद हम वो वायरसेस देखते हैं जिनके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में हमने देखा कि इसमें एक रेट्रो वायरस है, टोगा वायरस है, इसमें फ्लेवी वायरस है, कोरोना वायरस भी इसी में आता है, ठीक है, और इसमें एक हीपी वायरस है, और एक इसमें कैलीसी वायरस है, और एक इसमें पिकोरना वायरस है, ठीक है। तो बाकी हमने ये देख लिया कि इसमें जो आरएनए वाले वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन जो रियो वायरस है, ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड है। नेक्ड वायरल जेनोम इनफेक्टिविटी, purified nucleic acids of most double stranded DNA viruses except pox viruses and the hepatitis B virus, ठीक है, एंड पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, वायरसेस आर इन्फेक्टियस, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जो नेक्ड वायरल जेनोम है उसकी इन्फेक्टिविटी को हम देख रहे थे। तो प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ मोस्ट, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं प्यूरिफाइड, अगर हम उनको प्यूरिफाइड कर दें, ठीक है, मोस्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस के, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस एंड द हेपेटाइटिस बी वायरस, और पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर इन्फेक्टियस, ठीक है, तो वो इन्फेक्टियस होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं जो इन्फेक्टियस हैं, इसमें एक इसमें आ रहा है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस इसमें आ रहे हैं, ठीक है, और एक इसमें जो है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आ रहे हैं। जो मोस्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं वो तकरीबन इसमें सारे ही आ जाते हैं, लेकिन पॉक्स वायरस और इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं आ रहा। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो मैसेंजर आरएनए की है, तो ये जो है ये इन्फेक्टियस होते हैं। नेक्ड न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर नॉट इन्फेक्टियस। द नेक्ड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, नेक्ड न्यूक्लिक एसिड जो हैं नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर नॉट इन्फेक्टियस, दे रिक्वायर पॉलीमरेजेस कंटेन इन द कंप्लीट वायरियन, उनको पॉलीमरेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, विच इज़ कंटेन इन द कंप्लीट वायरियन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये असल में क्या चीज़ होती है। पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरसेस दैट हैव द पॉजिटिव सेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोम्स मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो उनसे पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं ये रिलेटेड वायरसेस का एक ग्रुप होता है जिसमें पॉजिटिव सेंस, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोम्स होते हैं मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। द पॉजिटिव सेंस जेनोम कैन एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये जो पॉजिटिव सेंस जेनोम इनके अंदर होती है वो मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट कर सकती है एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू वायरल प्रोटीन्स, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करती है और डायरेक्टली जो है वो वायरल प्रोटीन्स में ये ट्रांसलेट हो सकती है बाय द होस्ट सेल राइबोसोम्स,
तो ये है पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का मतलब, यानी कि इनके पास जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए जो है वो इनका डायरेक्टली जो है वो वायरल प्रोटीन्स बना रहा होता है, ठीक है, बाय द रिएक्शन विद होस्ट सेल्स राइबोसोम्स, ठीक है, होस्ट सेल राइबोसोम्स की मदद से डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन्स बना रहा होता है। नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक है, आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरसेस दैट हैव नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोम्स मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये भी वही वाली डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसमें यह है कि ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरसेस है जिनके अंदर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोम्स होती हैं मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखना यह है कि ये पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये है इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है विद जेनेटिक कंटेंट बीइंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ द वायरल मैसेंजर आरएनए। इसका जो जेनेटिक कंटेंट है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड है वायरल मैसेंजर आरएनए का। इट कंप्राइजेज द जेनोम दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरल मैसेंजर आरएनए। इसका जो जेनोम है वो वायरल मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। कंसिक्वेंटली द जेनोम ऑफ द वायरस कैन नॉट ट्रांसलेट रेडली इनटू द वायरल प्रोटीन्स। इसी वजह से ये रेडली ट्रांसलेट नहीं हो जाता इनटू वायरल प्रोटीन्स। अब जो पॉजिटिव सेंस वाले हैं, ठीक है, वो हमने देखा कि उनका मैसेंजर आरएनए जो है वो रेडली प्रोटीन्स बना देता है, जबकि ये वाले जो होते हैं नेगेटिव सेंस वाले उनके अंदर जो है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है वायरल मैसेंजर आरएनए का, और इसी वजह से वो रेडली जो है वो वायरल प्रोटीन्स नहीं बना सकते। तो ये नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस का यहाँ पे ये मतलब हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वायरल जेनोम है अगर हम उसको नेक्ट कर दें, अगर उसको हम प्यूरीफाइड कर दें तो फिर उसकी इन्फेक्टिविटी किस तरह हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो प्यूरीफाइड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं मोस्ट आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है, तो उनकी जो है वो भी इन्फेक्टियस होते हैं एक्सेप्ट फॉर द पॉक्स वायरसेस एंड द हेपेटाइटिस बी वायरस। और जो पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं वो भी इन्फेक्टियस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है, तो ये वाले भी जो है ये इन्फेक्टियस होते हैं। नेक्ट न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड्स हम नेक्ट न्यूक्लिक एसिड्स देखें हम नेगेटिव स्ट्रैंड वालों के, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रैंड का मतलब है कि नेगेटिव सेंस। तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये नेगेटिव सेंस को कन्वे करता है और पॉजिटिव का साइन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है। तो पॉजिटिव सेंस वाले वो हैं जो रेडली जो है वो, तो यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है ये नेगेटिव सेंस को कन्वे करता है। तो नेगेटिव सेंस वाले जो वो हैं जो रेडली जो है वो वायरल प्रोटीन्स नहीं बना सकते, और पॉजिटिव वाले वो हैं जो वायरल प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्ट न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं, दे आर नॉट इन्फेक्टियस, ठीक है, ये इन्फेक्टियस नहीं होंगे। दे रिक्वायर पॉलीमरेजेस कंटेन इन द कंप्लीट वायरियोन, इनको पॉलीमरेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, इन द कंटेन इन द कंप्लीट वायरियोन। इसके बाद हम देखते हैं वायरल एनवेलप्स। जनरली एनवेलप्ड वायरसेस एक्वायर देयर एनवेलप्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स व्हेन दे एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। ये जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनके पास एनवेलप कहाँ से आता है, ये एनवेलप इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता है जब ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो इनको ये एनवेलप मिल जाता है। एग्जेप्शंस इंक्लूड हर्पिस वायरसेस विच एक्वायर एनवेलप फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें जो एक्सेप्शन है यानी कि जो यूनिक इसमें केस है वो हर्पिस वायरस का है। हर्पिस वायरस जो है वो अपना एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है वो गेन करता है। नेक्ट यानी नॉन एनवेलप्ड वायरसेस इंक्लूड पेपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस, पार्वो वायरस, पोलियोमा वायरस, कैलिसी वायरस, पिकोरना वायरस, रियो वायरस एंड हीपी वायरस। तो जितने पीबी वाले हैं वो सारे ये नेक्ट वायरसेस में आ जाते हैं। इसमें पेपिलोमा वायरस है, पोलियोमा वायरस है, पार्वो वायरस है, पिकोरना वायरस है। उसके बाद जो यूनिक नेम्स हैं उसमें एडिनो वायरस है, कैलिसी वायरस हमने पहले दफ़ा सुना है, रियो वायरस, ठीक है, ये भी नाम यूनिक है, हिप्पी वायरस। एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है, जो एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस हैं यानी कि एनवेलप्ड भी हैं और साथ में उनका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए का है, तो उसमें आता है हर्पिस वायरस और हीपा डीएनए वायरस और पॉक्स वायरस हैव हेल्पफुल प्रोटेक्शन,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दे हैव हेल्पफुल प्रोटेक्शन, हैव से हर्पिस वायरस, हेल्पफुल से हीपा डीएनए वायरस और प्रोटेक्शन से पॉक्स वायरस। डीएनए वायरस करेक्टरिस्टिक्स, सम जनरल रूल्स ऑल डीएनए वायरसेस। ठीक है, ऑल डीएनए वायरसेस के लिए जो है वो सम जनरल रूल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से वायरस हैं। ठीक है, इसमें आते हैं हिपैडना, हर्पिस वायरस, हीपा डीएनए वायरस। ठीक है, फिर हर्पिस वायरस इसमें आ गया, डीनो वायरस आ गया, पॉक्स वायरस आ गया, पार्वो आ गया। ठीक है, पेपिलोमा आ गया और पोलियोमा आ गया। और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट पार्वो वायरस, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली। दे हैव द लीनियर जेनोम्स, ठीक है, इनकी जेनोम्स लीनियर होती हैं एक्सेप्ट फॉर द पेपिलोमा वायरस एंड पोलियोमा वायरस सर्कुलर होती हैं और साथ में सुपर कॉइल्ड होती हैं। और हीपा डीएनए वायरस जो सर्कुलर और इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, और आइकोसाहेड्रल, इनका कैप्सिड जो है वो आइकोसाहेड्रल है एक्सेप्ट पॉक्स, पॉक्स जो है उसका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेशन करेंगे, ये भी एक्सेप्ट पॉक्स। ठीक है, एक पॉक्स वायरस के एक्सेप्ट कैरीज ऑन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉक्स वायरस के पास एक अपना ही जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसलिए ये अपनी रेप्लिकेशन खुद ही कर लेता है। बाकियों को जो है वो अपनी रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर करनी पड़ती है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन पॉक्स के पास अपना ही एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसलिए अपनी जो है वो रेप्लिकेशन खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, तो हमने जनरल रूल्स में देखा कि ये सारे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं पार्वो वायरस के अलावा। इन सब की लीनियर जेनोम्स होती हैं पेपिलोमा और पोलियोमा और हीपा डीएनए के अलावा। ये सारे के सारे आइकोसाहेड्रल होते हैं, ठीक है, पॉक्स वायरस के अलावा। और ये रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, पॉक्स वायरस के अलावा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डीएनए वायरसेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डीएनए वायरसेस और रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, पॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर है। सारे के सारे डीएनए वायरसेस ने न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन करनी है, पॉक्स वायरस के अलावा पॉक्स वायरस ने अपनी रेप्लिकेशन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स करनी है। अब इसमें कौन कौन से वायरसेस आ रहे हैं, एक इसमें हर्पिस वायरस है, पॉक्स वायरस है, हीपा डीएनए वायरस है, अडीनो वायरस इसमें आता है, पेपिलोमा वायरस, पोलियोमा वायरस, पार्वो वायरस। तो ये सारे वायरसेस जो हैं वो डीएनए वायरसेस में आते हैं, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। एनवेलप, हर्पिस वायरस के पास एनवेलप है, पॉक्स वायरस के पास भी एनवेलप है, हीपा डीएनए वायरस के पास भी जो है वो एनवेलप होता है। उसके बाद ये डीनो वायरस से लेके एंड तक जो है वो किसी वायरस के पास एनवेलप नहीं होगा, सिर्फ पहले तीन में जो है वो इस तीन के पास एनवेलप होता है। हर्पिस वायरस है इसमें, हीपा डीएनए वायरस और पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये है एनवेलप्ड वाला का हमने पहले भी इसमें निमोनिक पढ़ा था। हैव हेल्पफुल प्रोटेक्शन, हैव से हो गया हर्पिस वायरस, हेल्पफुल से हो गया हीपा डीएनए वायरस, प्रोटेक्शन से हो गया पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये एनवेलप्ड डीएनए वायरस है, इसके बारे में हमने पहले भी निमोनिक पढ़ लिया है। उसके बाद इनका डीएनए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इनका डीएनए स्ट्रक्चर कंपेयर कर लेते हैं। हर्पिस वायरस का जो है वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, वो लीनियर भी है। पॉक्स वायरस का भी डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, लार्जेस्ट डीएनए वायरस। ठीक है, डीएनए वायरस में जो लार्जेस्ट डीएनए वायरस है वो है पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है। हीपा डीएनए वायरस पार्शली डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। ठीक है, ये इसका जो जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें पार्शली डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर है। अडीनो वायरस भी जो है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है। पेपिलोमा और पोलियोमा का हमने पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंडेड के साथ सर्कुलर भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने पहले ही पढ़ लिया था। पार्वो वायरस जो है वो हमने पढ़ा था कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है, ये स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है। पॉक्स वायरस जो है वो लार्जेस्ट डीएनए वायरस है, पार्वो वायरस जो है वो स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है। पोलियोमा और पेपिलोमा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर है। अडीनो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है। ठीक है, अडीनो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है। ठीक है, और हीपा डीएनए वायरस पार्शली डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। पॉक्स वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है।
हर्पिस वायरस भी डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर। तो इसमें जो है वो हर्पिस और पॉक्स और एडिनो ये तो सारे डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर हैं। ठीक है, हिपा डीएनए भी जो है वो पार्शली डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सारों से ज़्यादा डिफरेंट है। ये डबल स्टैंडर्ड भी पूरी तरह से नहीं है और लीनियर की जगह भी यहाँ पे सर्कुलर है। तो हिपा डीएनए वायरस जो है वो सर्कुलर भी है और पार्शली डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, दोनों बातें जो है वो दूसरों से इसकी अलहदा हो रही हैं। पेपिलोमा और पोलियोमा का हमें पता है कि डबल स्टैंडर्ड के साथ सर्कुलर है। पार्वो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड और लीनियर है। ठीक है, इसमें जो है वो हमने पढ़ा था कि सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन पार्वो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन शेप इसकी लीनियर ही हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस की तरफ। हर्पिस वायरस की इंपॉर्टेंस जो है सी हर्पिस वायरस एंट्री। ठीक है, तो हर्पिस वायरसेस की एंट्री जो है वो अभी हम देखेंगे। हर्पिस वायरसेस को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो आगे आ जाएगी। पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड बाय द यूज़ ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो पॉक्स वायरस ने जो है वो स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन करवाया था, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में। तो वो अब इरेडिकेट कर दिया गया है वर्ल्ड से बाय द यूज़ ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वैक्सीन के यूज़ से हमने इसको जो है वो निकाल दिया है, एटेन्यूएट जो है उसको ख़त्म कर दिया हमने, इरेडिकेट कर दिया है। काओपॉक्स मिल्क मेड ब्लिस्टर्स, ठीक है, काओपॉक्स भी इसने करवाना होता है, जिसमें मिल्क मेड जो है वो ब्लिस्टर्स से डिफरेंट किस्म के बन जाते हैं इसमें ब्लिस्टर्स। फिर एक है मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम, फ्लैश कलर्ड पेप्यूल। इसमें जो फ्लैश कलर यानी कि जो फ्लैश कहते हैं गोश्त को, तो गोश्त जैसे कलर का जो है वो एक पेप्यूल इसमें बन जाता है विद द सेंट्रल एम्बिलिकेशन, और इसके सेंट्रल में जो है वो एक एम्बिलिकेशन हुई होगी। कैराटिनोसाइड्स कंटेन्स मोलुस्कम बॉडीज़, और जो कैराटिनोसाइड्स हैं उनके अंदर जो है वो मोलुस्कम बॉडीज़ होंगी। तो ये वाले डायग्राम में हमें मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम की जो है वो अपीयरेंस दिखाई हुई है। ऊपर से वो एक फ्लैश कलर्ड पेप्यूल नज़र आएगा, ठीक है, और उसकी सेंट्रल अम्बिलिकेशन हुई होगी। ठीक है, सेंट्रल अम्बिलिकेशन जो है वो यानी कि अम्बिलिकस जैसी उसकी फोल्डिंग हुई होगी सेंट्रली। ठीक है, और अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें हमें कैराटिनोसाइड्स नज़र आएंगे और कैराटिनोसाइड्स के अंदर जो है वो मोलुस्कम बॉडीज़ होंगी। तो ये जो ए वाली डायग्राम हमें दिखाई हुई है पॉक्स वायरस की, ये कैराटिनोसाइड्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर मोलुस्कम बॉडीज़ हैं। ठीक है, हिपा डीएनए वायरस, ठीक है, इन्वेलप होता है इसका भी। ठीक है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब मेडिकल इंपॉर्टेंस हम हिपा डीएनए की देख लेते हैं। हिपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ये हिपा डीएनए वायरस में आते हैं। ये हिपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इसमें आता है। हिपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस दोनों तरह से हेपेटाइटिस करवा सकता है। नॉट अ रेट्रो वायरस बट हैज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये रेट्रो वायरस तो नहीं है, लेकिन इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक हमने हर्पिस वायरस को देखा, तो उसकी एंट्री हमने अभी आगे देखनी है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आगे पेजेस में आ जानी है। पॉक्स वायरस को अगर हम देखें तो ये स्मॉल पॉक्स करवाता है, ये कॉपॉक्स करवाता है, और ये मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम भी करवाता है। ठीक है, मोलुस्कम की जो है वो हमने देखा कि आउटर अपीयरेंस में फ्लैश कलर्ड पप्यूल बन जाएगा और सेंट्रल एम्प्लीकेशन हुई होगी, लेकिन उसकी हिस्टोलॉजी में कैराटिनोसाइड्स के अंदर मोलुस्कम बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें हिस्टोलॉजी को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो तीनों कलर जो है वो हम देख रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं। एक रेड कलर भी इसमें है, फिर इसमें पिंक कलर भी है, पर्पल भी है, लाइट पिंक भी है, सारे कलर्स इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह के अपीयरेंस अगर हमें नज़र आए तो फ़ौरन से हमें याद आ जाना चाहिए कि ये पॉक्स वायरस है। हिपा डीएनए वायरसेस जो है उसमें हिपेटाइटिस बी वायरस आता है, हमें पता है कि ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह से हिपेटाइटिस करवा सकता है। नॉट अ रेट्रो वायरस बट हैज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये रेट्रो वायरस तो नहीं है, लेकिन इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की एक्टिविटी होती है। एडीनो वायरस से लेके फिर आगे जितने वायरसेस आने हैं उनके पास एनवेलप नहीं होता, और ये डबल स्टैंडर्ड और लीनियर है। ठीक है, फेब्राइल फ्रेंजाइटिस करवाते हैं ये बी वाले डायग्राम में जो है ये फ्रेजाइल फ्रेंजाइटिस दिखाई हुई है। हमने देखा कि किस तरह से जो थ्रोट है वो बिल्कुल फैनिक्स जो है वो बिल्कुल ही रेड हुआ हुआ है। तो ये इस तरह का जो है वो फ्रेंजाइटिस ये करवाते हैं। सॉर थ्रोट, एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस भी ये करवा सकते हैं। ठीक है, ब्लैडर का जो है वो हेमोरेजिक से इन्फेक्शन ये करवाते हैं। निमोनिया करवा सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस में पिंक आई करवा सकते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस करवा सकते हैं, मायोकार्डाइटिस भी करवा सकते हैं। तो अडीनो वायरस को हमने देखा कि किस तरह से ये सॉर थ्रोट से शुरू होते हैं, सबसे पहले मतलब गले से, फिर उसके बाद इन्होंने लंग्स तक चले जाना है, निमोनिया भी करवा देना है। ठीक है, और आंखों को भी इन्होंने इफेक्ट कर देना है, पेट को भी कर देना है, और हार्ट को भी कर देना है।
ठीक है। तो ये फेस से लेके जो है वो एब्डोमेन तक जो है अपना इन्फेक्शन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को करवा रहे हैं। पेपिलोमा वायरस को देखते हैं, ठीक है। ये एनवेलप नो है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है। तो पेपिलोमा वायरस हमें पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसमें आता है, इस कैटेगरी में। और हमें पता है कि ये वॉर्ड्स करवाता है, जेनिटल वॉर्ड्स बना देता है, कैंसर भी ये करवा सकता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर करवाएगा, एनल भी करवा सकता है, पेनाइल और ओरोफरेंजियल। इसके सेरोटाइप्स जो हैं वो 1, 2, 6 और 11 है, एसोसिएटेड विद वार्ड्स है, ठीक है। वार्ड्स के साथ इसके जो सेरोटाइप्स हैं वो 1, 2, 6 और 11 एसोसिएटेड है। सेरोटाइप 6 एंड 18 एसोसिएटेड विद कैंसर है। और जो इसके सेरोटाइप 16 और 18 है वो एसोसिएटेड विद कैंसर है। वार्ड्स के साथ जो इसकी सेरोटाइप एसोसिएटेड है वो है 1, 1, 2, 6 और 11 है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा सेरोटाइप्स होती हैं, लेकिन हमने जो है वो इंपॉर्टेंट देखनी है। तो वार्ड्स के साथ हमने देखनी है कि कौन से एसोसिएटेड हैं, कैंसर के साथ कौन से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, हमने ज़्यादा यही देखना है। तो इसमें जो वार्ड्स हैं उसके साथ 1, 2, 6 और 11 है, ठीक है। और कैंसर के साथ 16 और 18 है। उसके बाद आता है पोलियोमा वायरस एनवेलप, ये भी नो है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है। इसमें आता है ये JC वायरस, ठीक है। तो ये JC वायरस जो है ये हमें करवाता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल HIV। और एक इसमें BK वायरस भी आता है, ठीक है। तो BK वायरस जो है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में होता है, कॉमनली टारगेट्स किडनी। तो पोलियोमा वायरस में जो है वो 2 वायरसेस आ रहे हैं, एक JC वायरस और एक BK वायरस है। तो JC वायरस जो है वो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी करवाता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स लाइक द पेशेंट्स ऑफ एड्स हैविंग HIV, ठीक है। जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो उनमें ये वाला इन्फेक्शन इसने करवा देना है। BK वायरस को देखते हैं, तो BK वायरस जो है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी एक तरह से ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स ही होते हैं, कॉमनली टारगेट्स किडनी, और उसके अंदर इसने जो है वो किडनी को अफेक्ट करना होता है। BK से बैड किडनी और JC से जंकी सेरिब्रम, ठीक है। तो ये JC को देख लेते हैं, ठीक है। और BK को भी देख लेते हैं, स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं JC वायरस से कहता है जॉन कनिंगहाम वायरस, ठीक है। और JC वायरस, और इसको JCV भी कह देते हैं। कॉजेस PML हमें पता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। JCV इज आल्सो नाउन एज ह्यूमन पोलियोमा वायरस 2, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो यही है, ह्यूमन पोलियोमा वायरस 2। By age 10, most people have been infected with the JCV, but it rarely causes symptoms. The virus remains in the body, but normally is inactive and causes no problems. ठीक है, ये इनएक्टिव रहता है ज़्यादा देर के लिए और कोई प्रॉब्लम ये नहीं करवाता, ठीक है। लेकिन अगर ये करवाए तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में करवाएगा, और वो ये करवाता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, सेरिब्रम का ये इन्फेक्शन होता है, इसको भी देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी इज द डिजीज ऑफ द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन की डिजीज़ है, कॉज बाय द वायरस इन्फेक्शन पोलियोमा वायरस JC दैट टारगेट सेल्स दैट मेक माइलिन, ठीक है। ये उन सेल्स को टारगेट करेगा जो माइलिन बनाते हैं। द मटीरियल दैट इंसुलेट नर्व सेल्स, ठीक है। द माइलिन वो मटीरियल है जो नर्व सेल्स को इंसुलेट करता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी को देख रहे हैं, ठीक है। ये डिजीज़ ऑफ द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन है, ठीक है। ये वाइट मैटर ऑफ ब्रेन की डिजीज़ है, और इसने जो है वो और ये डिजीज़ होती है, हमने देखा कि JC वायरस, जॉन कनिंगहाम वायरस, जिसको हम ह्यूमन पोलियोमा वायरस 2 भी कह सकते हैं। और इसने उन सेल्स को टारगेट करना है जो माइलिन बनाते हैं, और माइलिन क्या काम करता है, ये हमारे नर्व सेल्स को इंसुलेट करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये PML भी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि BK वायरस कौन सा वायरस है। BK virus is an abbreviation of the name of the first person whom the virus was isolated from, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि BK वायरस जो है वो उस बंदे का नाम है जहाँ से वायरस फर्स्ट टाइम हमें डिस्कवर हुआ। यूजली प्राइमरी इन्फेक्शन इज अकर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, देन द वायरस कुड बी लेटेंट थ्रू लाइफ, एक्सपेशली इन द किडनीज एंड द यूरिनरी सिस्टम। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो चाइल्डहुड के दौरान ही हो जाता है, उसके बाद वायरस जो है वो सारी लाइफ के लिए लेटेंट रहता है, डॉर्मेंट फॉर्म में बैठा रहता है, एक्सपेशली इन द किडनीज, ठीक है, किडनीज में और यूरिनरी सिस्टम में। अबाउट 60 to 90% ऑफ ऑल अडल्ट हैव BKV एंटीबॉडीज इन देयर सर्कुलेशन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमें 60 to 90% ऑफ अडल्ट में BK वायरस की एंटीबॉडी सर्कुलेशन में मिलती हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर वायरस बैठा हुआ होता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं करवा रहा होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है,
और लैटेंट फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर पेशेंट में कोई ट्रांसप्लांट करवाया जाए या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो बीके वायरस अपना इन्फेक्शन करवाना स्टार्ट कर देता है और किडनीज़ को फिर ये अफेक्ट करता है सबसे पहले, जहाँ पे ये रह रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस भी जो है वो पार्वो वायरस में भी एनवेलप जो है वो नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है। स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है। B19 वायरस इसमें आता है। ए प्लास्टिक क्राइसिस इन द सिकल सेल डिजीज़ है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ में जो ए प्लास्टिक क्राइसिस हो रही होती है वो इस B19 वायरस की वजह से होती है और B19 वायरस जो है वो पार्वो वायरस होता है। स्लैप्ड चीक रैश इन चिल्ड्रन है। ठीक है, एक तो इसने सिकल सेल डिजीज़ में प्लास्टिक क्राइसिस करवा देना है, दूसरा इसने जो है वो चिल्ड्रन में स्लैप्ड चीक जो है वो रैश करवाना होता है। रिथेमा इन्फेक्टियोसम इसको हम कहते हैं और फिफ्थ डिजीज़ भी कह सकते हैं। इनफैक्ट आरबीसी प्रिकर्जर्स एंड एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, इसने जो है वो आरबीसी प्रिकर्जर्स को और एंडोथीलियल सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट कर देना होता है, जिसकी वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर हाइड्रोप्स फीटलिस हो सकती है एंड डेथ इन द फीटस। प्योर आरबीसी एप्लाजिया एंड द रियोमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स इन अडल्ट्स। तो पार्वो वायरस की फाइंडिंग्स में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये प्लास्टिक क्राइसिस आ रही है इन द सिकल सेल डिजीज़, दूसरा जो है वो स्लैप्ड चीक रैश आ रहा है इन द चिल्ड्रन, जैसे हम एरिथमा इन्फेक्टियोसम भी कहते हैं या फिफ्थ डिजीज़ भी कहते हैं। उसके बाद है कि ये आरबीसी प्रिकर्सर्स और एंडोथीलियल सेल्स को अफेक्ट करते हैं तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोप्स फीटलिस और डेथ हो रही होती है इन द फीटस। ठीक है, फीटस में ये डेथ करवाता है पार्वो वायरस, क्योंकि ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन करवाता है। प्योर आरबीसी प्लाजिया हो रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। पैनसाइटोपिनिया में पता है कि तीनों जो होती हैं ये ब्लड लाइंस होती हैं, ब्लड प्रोडक्शन सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो रही होती है। लेकिन प्योर आरबीसी प्लाजिया में सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो ये भी इसने करवानी है। और इसने रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, हमें पता है कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के जो है वो इन्फ्लामेशन हुई होती है और ये सारे सिम्टम्स जो हमें पता है वो सारे भी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स भी अडल्ट्स में पार्वो वायरस की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हर्पिस वायरसेस। ठीक है, हर्पिस वायरसेस जो है वो यहाँ पे डिटेल से दिए हुए हैं। ये एनवेलप्ड वायरसेस हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हैं और लीनियर वायरसेस हैं। एनवेलप्ड भी हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हैं, लीनियर वायरसेस हैं। Recent data suggests that the herpes simplex virus 1 and the herpes simplex virus 2 can affect both genital and the extragenital areas। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो HSV1 है और HSV2 है, ठीक है, ये जेनिटल और एक्स्ट्राजेनिटल एरियाज दोनों ही, ये दोनों ही इन दोनों जगहों पे जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ वायरसेस कैन अफेक्ट बोथ एरियाज, जेनिटल एंड एक्स्ट्रा जेनिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वायरसेस है वो बताए हुए हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 इसमें आता है, वायरस 2 इसमें आता है, वेरिसला जोस्टर वायरस भी इसी में आता है, एप्स्टीन बार वायरस इसमें आता है, साइटोमेगालो वायरस आता है इसमें, ह्यूमन हर्पिस वायरसेस 6 और 7 इसमें आते हैं और ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 भी इसी में आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इसके जो थोड़े बहुत नोट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसकी है रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स और सलाइवा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स और सलाइवा के ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है जिंजीवो स्टोमाटाइटिस है, कैराटो कंजक्टिवाइटिस, हर्पिस लेबियालिस, ठीक है, कोल्ड सॉर्स और हर्पेटिक विटलो ऑन दी फिंगर, टेम्पोरल लोब एंसेफेलाइटिस, एसोफेजिटिस, अरिथमा मल्टीफॉर्म। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स के ज़रिए और सलाइवा के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। तो इसने क्या करवाना है, एक तो इसने जो है वो जिंजीवो स्टोमाटाइटिस, ठीक है, यानी कि ये जो जिंजीवो है स्टोमाटाइटिस यानी कि ये ओरल इन्फेक्शन है, एक तरह से मुंह का इन्फेक्शन होगा ये। कैराटो कंजक्टिवाइटिस जो है वो आइज़ का इन्फेक्शन हो गया। हर्पिस लेबियालिस जो है वो जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन हो गया। हर्पेटिक विटलो ऑन दी फिंगर, ठीक है, ये अब जो है वो फिंगर पे जो है वो इन्फेक्शन है। टेम्पोरल लोब एंसेफेलाइटिस, ये सीएनएस इन्फेक्शन हो गया। एसोफेजिटिस भी है इसमें, ठीक है, और अरिथमा मल्टीफॉर्म स्किन का इन्फेक्शन इसमें हो गया। मोस्ट कॉमनली लेटेंट इन द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, ठीक है, ये जो है ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर जो है वो लेटेंट फॉर्म में रहता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्पोरेडिक एंसेफेलाइटिस,
स्पोरेडिक एनसेफेलाइटिस का ये मोस्ट कॉमन कॉज है। कैन प्रेजेंट एज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर्स एंड एफेजिया। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो एनसेफेलाइटिस यानी सीएनएस वाली है। मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो गया, सीजर्स हो गया और एफेजिया, तो ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो सीएनएस वाली इसकी प्रेजेंटेशन होंगी। और ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर ये लेटेंट रहेगा। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है, इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और पेरीनेटल। ठीक है, पेरीनेटल का मतलब है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है वो मदर टू फीटस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी हर्पिस जेनिटालिस। ठीक है, ये जेनिटल एरिया का इन्फेक्शन करवाएगा। न्यूनेटल हर्पिस, ठीक है, अगर न्यूनेट जो है उसमें भी ये हर्पिस जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली लेटेंट इन द सैक्रल गैंग्लिया। ठीक है, ये सैक्रल गैंग्लिया के अंदर लेटेंट रहेगा। वायरल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन विद HSV2 दैन विद HSV1। ठीक है, जो वायरल मेनिंजाइटिस है वो ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, विद दी HSV2 दैन विद दी HSV1, यानी कि HSV2 जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। वेरिसला जोस्टर वायरस HHV3। ठीक है, तो इसको हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 भी कह सकते हैं। वेरिसला जोस्टर वायरस को हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 भी कहते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी सिक्रीजन्स के थ्रू जो है वो हो सकता है ट्रांसमिट। कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड फ्रॉम वेजिकल्स। ठीक है, और फ्लूइड फ्रॉम वेजिकल्स के ज़रिए भी ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कुछ वेजिकल्स बना देता है स्किन के ऊपर। उन वेजिकल्स से जो है वो फ्लूइड भी निकलता है, तो अगर वो फ्लूइड के साथ कांटेक्ट हो जाए तो वायरस जो है वो उसके ज़रिए भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें वेरिसोला जोस्टर है। ठीक है, इसने एक तो चिकन पॉक्स करवाना है और शिंगल्स करवाने हैं। ठीक है, एनसेफेलाइटिस और निमोनिया। ठीक है, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस ने जो है वो क्या क्या करवाना है, चिकन पॉक्स करवाने हैं, शिंगल्स करवाने हैं, एनसेफेलाइटिस करवाना है यानी सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट, निमोनिया यानी लंग्स के इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ शिंगल्स इज द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ठीक है, शिंगल्स की जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ठीक है, तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जो है वो शिंगल्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, लेटेंट इन द डोर्सल रूट और द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। ये जो वेरिसोला जोस्टर वायरस है जिसे हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 भी कहते हैं, ये डोर्सल रूट और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर लेटेंट रहेगा। क्रेनियन 5-1 ब्रांच इन्वॉल्वमेंट कैन कॉज हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। अगर क्रेनियन नर्व 5 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्रेनियन नर्व 5 की फर्स्ट ब्रांच की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो फिर ये हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस भी यानी कि आइज़ वाला इन्फेक्शन भी करवा सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया क्या है, क्योंकि वो शिंगल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया इज अ लास्टिंग पेन इन द एरियाज ऑफ योर स्किन वेयर यू हैड शिंगल्स। जहाँ एरियाज़ की स्किन की वो एरियाज जहाँ पे जो है वो शिंगल्स है वहाँ पे अब लास्टिंग पेन हो जाएगी। अराउंड 1 in 5 पीपल विद शिंगल्स विल गेट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ठीक है, पीपल एज 50 एंड ओवर आर पार्टिकुलरली एट रिस्क। मैनी पीपल विद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया मेक अ फुल रिकवरी विद इन अ ईयर। ठीक है, जहाँ पे शिंगल्स हुए थे स्किन के उसी एरियाज़ पे जो है वो पेन होने शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो है वो इतना कॉमन है कि हर 5 में से एक को जो है वो ये चीज़ हो जाती है शिंगल्स के बाद। और ये ज़्यादातर कॉमन उन लोगों में है जो ओल्डर एज के होते हैं, जैसे एज 50 या ओवर। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को ये हुआ होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जिन्हें हो चुका है उनकी फुल रिकवरी हो जाती है विद इन द ईयर। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसके बाद हमने देखा कि इसकी लेटेंट फॉर्म जो है वो डोर्सल रूट और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में होती है। इसमें कैनिना 5 की फर्स्ट ब्रांच की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जिसकी वजह से आइज़ का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम कहते हैं हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। इसके बाद आता है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस को हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 4 भी कहते हैं। ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स और सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आल्सो कॉल्ड द किसिंग डिजीज़, इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं, कॉमन इन टीन्स एंड द यंग अडल्ट्स। ठीक है, इससे जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस में फीवर हो सकता है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है, फ्रिंजाइटिस है और लिम्फाडिनोपैथी है, एक्सपेशली पोस्टेरियर सर्वाइकल नॉड्स। ठीक है, पोस्टेरियर सर्वाइकल नॉड्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें मोस्ट कॉमनली हुई होती है। अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पॉट्स।
ठीक है, अनटिल रेजोल्यूशन ड्यू टू द रिस्क ऑफ स्प्लेनिक रप्चर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि स्पॉट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है। एसोसिएटेड विद लिम्फोमास, ये एप्सिन बार वायरस जो है वो लिम्फोमास के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडेमिक बुर्किट लिम्फोमा। ठीक है, तो बुर्किट लिम्फोमा के साथ ये एसोसिएटेड है। नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड है, स्पेशली इन एशियन अडल्ट्स। लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि एप्स्टीन बार वायरस जो है वो मोनोन्यूक्लिएजेस करवाता है, जिसमें फीवर हो रहा है, पेट्रोस्प्लिनोमेगली हो रही है, लिम्फाडिनोपैथी हो रही है, फ्रेंजाइटिस हो रही है। लिम्फाडिनोपैथी पोस्टीरियर सर्वाइकल नॉड्स की हो रही है। उन्होंने कहा है कि स्पॉट्स जो है उनको अवॉइड करें, क्योंकि इससे जो है वो स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है। लिम्फोमास के साथ ये एसोसिएटेड है, जैसे बर्केट लिम्फोमा। नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा के साथ ये एसोसिएटेड है। और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ भी ये एसोसिएटेड है। इन्फेक्ट्स बी सेल्स थ्रू द CD21। ठीक है, ये जो एप्सिन बार वायरस है इसने बी सेल्स को अफेक्ट करना होता है CD21 के थ्रू। ठीक है, जो कि बी सेल्स के ऊपर एक सरफेस मार्कर होता है, उसके ज़रिए ये बी सेल्स को अफेक्ट करते हैं। मस्ट बी 21 टू ड्रिंक बियर इन द बार। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, तो जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो उसमें हमें एटिपिकल जो है वो लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल से जो है वो डिफरेंट होंगे। नॉट इन्फेक्टेड बी सेल्स बट रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, हमें इसमें इन्फेक्टेड बी सेल्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि हमें रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स नज़र आएंगे। पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट, इसमें एक मोनोस्पॉट टेस्ट है, वो भी पॉजिटिव आएगा। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज डिटेक्टेड बाय द एग्लूटिनेशन ऑफ शीप और द हॉर्स RBCs। ठीक है, तो मोनोस्पॉट टेस्ट में क्या होगा कि हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज हमें नज़र आएंगी। ठीक है, जो कि डिटेक्ट होएंगी, डिटेक्टेड बाय द एग्लूटिनेशन ऑफ शीप और द हॉर्स RBCs। ठीक है, द शीप और हॉर्स की RBCs की एग्लूटिनेशन होएगी, तो उसके बाद हमें जो है वो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो सकेंगी। यूज़ ऑफ अमोक्सिसिलिन फॉर एग्जांपल फॉर द प्रीज्यूम्ड स्टेप्टोफ्रेंजाइटिस कैन कॉज मैक्यूलोपैपुलर रैश। अगर एप्सिन बार वायरस की वजह से जो फ्रेंजाइटिस हो रहा है, अगर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने अमोक्सिसिलिन दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये शायद स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फ्रेंचाइटिस हो रहा है, तो मैक्यूलोपैपुलर रैश भी इसमें हो सकता है। तो हमने देखा ये बी सेल्स को अफेक्ट करते हैं CD21 के थ्रू। ठीक है, और हमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे। नॉट इन्फेक्टेड बी सेल्स बट द रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, मोनोस्पॉट टेस्ट इसमें पॉजिटिव है। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज डिटेक्टेड बाय द एग्लूटिनेशन। मोनोस्पॉट में होता है कि हमें हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज मिल रही होती हैं जब RBCs ऑफ शीप और दी हॉर्स जो है वो उनकी एग्लूटिनेशन हो रही हो। ठीक है, अमोक्सिसिलिन हम इसमें नहीं यूज़ करते, क्योंकि उससे जो है वो मैक्यूलोपैपुलर रैश हो सकता है। साइटोमेगालो वायरस को हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 5 भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कॉन्जेनिटल हो सकती है। ठीक है, कॉन्जेनिटल ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, यूरिन और ट्रांसप्लांट। साइटोमेगालो वायरस की जो है वो ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं कि कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकती है, सलाइवा और यूरिन और ट्रांसप्लांट। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो साइटोमेगालो वायरस ने भी करवानी है, लेकिन इसमें नेगेटिव मोनोस्पॉट टेस्ट आएगा इन अमीनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस इन अमीनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में करवानी है। इन्फेक्शन इन अमीनो कॉम्प्रोमाइज स्पेशली। ठीक है, तो इन अमीनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स के अंदर जो है वो मोनोन्यूक्लियोसिस करवानी है। ठीक है, इन्फेक्शन इन अमीनो कॉम्प्रोमाइज में करवाना है, स्पेशली निमोनिया इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, एसोफेजिटिस, एड्स, रेटिनाइटिस। ठीक है, दैट इज़ साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाना है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं उसमें इन्होंने जो है वो इन्फेक्शंस करवाने होते हैं, जैसे इन्होंने निमोनिया करवा सकते हैं, और निमोनिया करवाएंगे ये ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में। एसोफेजिटिस करवा सकते हैं। ठीक है, एसोफेजिटिस ये करवाते हैं एड्स वाले पेशेंट्स में। ठीक है, और एसोफेजिटिस करवा सकते हैं और एड्स रेटिनाइटिस करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये रेटिना को भी इन्फेक्ट करेंगे एड्स वाले पेशेंट्स में। ठीक है, हेमोरेज, कॉटन वुल स्पॉट्स, इनका जो रेटिनाइटिस है उसमें हेमोरेज हुआ होगा, कॉटन वुल स्पॉट्स बने होंगे और विजन लॉस होगा। कॉन्जेनिटल साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक आउल आई इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। ठीक है, जो सेल्स जो है वो साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्ट हुए होंगे उनकी हमें इंट्रा न्यूक्लियर यानी उनके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमें आउल आई कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नजर आएगी। दे आर लैटेंट इन द मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स के अंदर इन्होंने लैटेंट हो जाना है।
ठीक है, तो अब दोबारा से देखते हैं। साइटोमेगालो वायरस है, ट्रांसमिशन इसके नियरली हर तरीके से हो सकती है सिवाय रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स के। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेक्रीजन्स के अलावा बाकी हर तरीके से इनकी ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मोनोन्यूक्लियोसिस करवानी है, लेकिन मोनोस्पॉट टेस्ट इसमें नेगेटिव आएगा इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में इन्होंने इन्फेक्शंस करवाने हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस, निमोनिया करवाएंगे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में, एसोफेजिटिस करवाएंगे। ठीक है, और एड्स वाले पेशेंट्स में रेटिनाइटिस करवाएंगे, उस रेटिनाइटिस के अंदर हमें हेमोरेज मिलेगा और कॉटन फुल स्पॉट्स भी मिलेंगे और विजन लॉस भी हुआ होगा। कॉन्जेनिटल भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए कॉन्जेनिटल साइटोमेगालो वायरस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये है कि इनकी जो न्यूक्लियस होगा, उन सेल्स का न्यूक्लियस जो साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्ट हुए होंगे उसके अंदर आउल्स आई इंक्लूजन्स बन जाएंगी लैटेंट इन द मोनोन्यूक्लियस सेल्स। ठीक है, और मोनोन्यूक्लियस सेल्स के अंदर ये लैटेंट होंगे। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 एंड 7। इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है सलाइवा के थ्रू। ठीक है, और इन्होंने जो इन्फेक्शन करवाना है वो है रोजियोला इन्फेंटम। ठीक है, जिसको हम एक्जेंथम सुबिटम भी कहते हैं। इसमें हाई फीवर्स होगा फॉर सेवरल डेज दैट कैन कॉज सीजर्स फॉलोड बाय द डिफ्यूज मैक्यूलर रैश स्टार्ट्स ऑन द ट्रंक एंड देन स्प्रेड टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, रोजियोला इन्फेंटम। ठीक है, रोजियोला इन्फेंटम में क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा और बहुत ही ज़्यादा दिनों के लिए वो रहेगा, साथ में वो सीजर्स भी करवा रहा होगा, और उसके बाद जो है वो एक डिफ्यूज़ मैक्यूलर रैश बन जाएगा जो ट्रंक पे स्टार्ट होगा और वहाँ से एक्सट्रीमिटीज़ तक वो स्प्रेड करेगा। यूजली सीन इन द चिल्ड्रन लेस दैन 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये ज़्यादातर इन चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेस दैन 2 ईयर्स ओल्ड। रोजियोला फीवर फर्स्ट, रोजी, ठीक है, रैश लेटर। सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। ह्यूमन हर्पिस वायरस 7, ठीक है, लेस कॉमन कॉज ऑफ रोजियोला, यानी कि 7 जो है वो लेस कॉमन कॉज है, 6 ज़्यादा कॉमन कॉज है। ट्रांसमिशन सलाइवा के थ्रू है। रोजियोला इन्फेंटम को हम जो है वो एक्जेंथम सोबिटम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले फीवर होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद सीजर्स होंगे, उसके बाद मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा। फीवर, सीजर्स और मैक्यूलोपैपुलर रैश। उसके बाद आता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 8। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 की ट्रांसमिशन होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसने करवाना है कपोसी सार्कोमा विच इज़ द नियोप्लाज्म ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, कपोसी सार्कोमा जो है वो एक नियोप्लाज्म है ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स सीन इन दी HIV एंड दी एड्स पेशेंट एंड द ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से मिलेगा। डार्क वॉयलेशियस प्लैक्स और नोड्यूल्स। ठीक है, इसने जो है वो डार्क और वॉयलेशियस प्लैक्स और नोड्यूल्स भी बना देने हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग वेस्कुलर पॉलीफ्रेशंस। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वेस्कुलर पॉलीफ्रेशंस को। कैन आल्सो अफेक्ट द GI ट्रैक्ट एंड लंग्स। कपोसी सार्कोमा जो है वो GI ट्रैक्ट को और लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये जो ABC है इसकी हम देखते हैं डायग्राम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये A में देखते हैं। ठीक है, ए में जो है ये आई के अंदर एक डिफरेंट पिगमेंट आ गया है ग्रीन कलर का और पर्पल कलर का, तो इसको देख लेते हैं। तो ये कैराटो कंजक्टिवाइटिस है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से हो रही है। ठीक है, कैराटो कंजक्टिवाइटिस है। उसके बाद बी में जो है वो हर्पिस लेबियालिस है। ठीक है, उसके बाद ये लेबियालिस है। ठीक है, हर्पिस लेबियालिस है। ठीक है, ये जो है ये लिप्स का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जेनिटल एरिया का इन्फेक्शन नहीं है, ये लिप्स का इन्फेक्शन है और इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा, हर्पिस लेबियालिस इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है सी में जो है वो ब्लैक ब्लैक हमें डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट से डॉट्स हैं। तो ये हमने देखा कि ये वेरिसिला जोस्टर के चिकन पॉक्स की प्रेजेंस है। ठीक है, ये ब्लैक और वाइट से जो डॉट्स नज़र आ रहे थे वो चिकन पॉक्स से। उसके बाद डी में देखते हैं तो वो शिंगल्स हैं। ठीक है, ये डी वाले जो है वो शिंगल्स हैं और ये रेड और पिंक कलर के हैं, जबकि जो सी वाले हैं वो चिकन पॉक्स हैं। उसके बाद ई में देखते हैं। ठीक है, ई में है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, यानी कि इसमें लीवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हुई होगी और ये एफसीन बाय वायरस ने करवानी है। तो यहाँ पे ई में देखते हैं तो यहाँ पे लीवर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्फीरियरली जो है वो ये एक्सटेंड हुआ है और स्प्लीन भी जो है वो इन्फीरियरली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई हुई है, तो ये एफसीन बाय वायरस के इन्फेक्शन में होता है। उसके बाद ये एफ में देखते हैं। एफ में जो है वो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स में नज़र आ रहे हैं,
पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, ठीक है। ये नॉट इन्फेक्टेड बी सेल्स बट दीज आर द रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। तो ये वाले जो सेल्स हमें एफ में नज़र आ रहे हैं, ये Epstein-Barr वायरस के इन्फेक्शन में हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा ये जो हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी यूनिक है। तो ये असल में जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इन्फेक्टेड बी सेल्स इन्होंने ये शो नहीं किए हुए। उसके बाद ये आउल्स है, ये पेरेंट्स हमें जी में नज़र आ रही है। तो ये हमें नज़र आएगी साइटोमेगालोवायरस में, ठीक है। इसमें जो है वो इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स हैं और इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आउल्स है, ये पेरेंट्स हमें जी में नज़र आई। उसके बाद एच में जो है वो हमने देखा कि इसमें डिफ्यूज़ मैक्यूलर रैश है। एच में जो है वो डिफ्यूज़ मैक्यूलर रैश में नज़र आ रहा है, ठीक है। फुल बॉडी को कवर करेगा ये रैश और इससे पहले फीवर और सीजर्स हो चुके होंगे। और आई में हमने देखा कि ये रेड कलर के जो है वो डिफरेंट यहाँ पे जो है वो बम्प्स बने हुए हैं, नोड्यूल्स बने हुए हैं। तो ये डार्क वायलेशियस पेपिल प्लैक्स और नोड्यूल्स हैं जो ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 के इन्फेक्शन में यानी कपोसी सार्कोमा के साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बने हुए हैं। और एच में जो हमने देखा कि डिफ्यूज़ रैश है, तो वो जो डिफ्यूज़ रैश है वो ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 और 7 की वजह से होता है। ज़्यादा कॉमनली ये 6 की वजह से होता है और लेस कॉमनली ये 7 की वजह से होता है। इसका नाम होता है रोजियोला इन्फेंटम। उसके बाद आता है दी HSV आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। PCR ऑफ द स्किन लीजन्स इज द टेस्ट ऑफ चॉइस। एक तो हम PCR कर सकते हैं स्किन लीजन्स की, CSF PCR फॉर द हर्पिस एंसेफेलाइटिस, ठीक है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की PCR हम कर सकते हैं फॉर द हर्पिस एंसेफेलाइटिस के लिए। फिर एक इसमें टेस्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जैंक टेस्ट, आउटडेटेड स्मीयर ऑफ एन ओपन स्किन वेजिकल टू डिटेक्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स। इसमें हम ये करेंगे कि जो ओपन स्किन वेजिकल है उसकी हम स्मीयर लेंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे तो उसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स नज़र आ जाएंगे, कॉमनली इन द ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1, 2 एंड वेरिस्ला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि किस तरीके से हम ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। हमने देखा कि हर्पिस वायरसेस में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें जो हमारे पास चॉइस है, एक तो ये है कि हम स्किन लीजन्स का PCR कर दें, दूसरा ये है कि हम CSF का PCR कर दें अगर हर्पिस एंसेफेलाइटिस हुई है, तीसरा ये कि हम एक जैंक टेस्ट करते हैं जिसमें हम जो वेजिकल्स हैं और स्किन की जो ये वेजिकल्स होते हैं उनकी जो फ्लूइड होगा उसका हम स्मीयर परफॉर्म करेंगे, तो वो उसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स नज़र आएंगे जैसे उन्होंने ये वाली डायग्राम में शो की हुई हैं। और ये हमें जो है वो HSV1 में, HSV2 और VGV इन्फेक्शन में नज़र आ सकते हैं। इंट्रा न्यूक्लियर योसिनोफिलिक काउडरी ए इंक्लूजन्स, ठीक है। इंट्रा न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, योसिनोफिलिक यानी कि पिंक नज़र आएंगी, ठीक है। काउडरी ए इंक्लूजन्स, ठीक है, उन इंक्लूजन्स का नाम है काउडरी ए इंक्लूजन्स। ये भी हमें नज़र आ सकती हैं HSV1 के साथ, 2 के साथ और वेरिस्ला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं रिसेप्टर्स यूज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। वायरसेस ने कौन से रिसेप्टर्स यूज़ करने हैं। साइटोमेगालो वायरस ने यूज़ करना है इंटेग्रिन्स को, ठीक है, हिपरन सल्फेट, ठीक है। इंटेग्रिन्स हिपरन सल्फेट से बनते हैं। Epstein-Barr वायरस ने यूज़ करना है CD21 ऑन द बी सेल्स। HIV ने यूज़ करना है CD4, CXCR4 एंड CCR5, ठीक है। CD4 है, फिर इसमें CXCR4 है, पहले CD4 है, फिर इसमें CXCR4 है, फिर CCR5 है। पार्वो वायरस है B19 है, तो P एंटीजन ऑन दी RBCs। रेबीज़, ठीक है, इसमें निकोटीनिक स्टाइकोलिन रिसेप्टर है। राइनो वायरस है ICAM, ठीक है, ICAM1। SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 ने यूज़ करना है ACE2 को, ठीक है। और राइनो वायरस ने यूज़ करना है ICAM को, ठीक है। ICAM जो होता है ये न्यूट्रोफिल्स के जो है वो उसमें यूज़ होता है माइग्रेशन वगैरह में, न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस वगैरह में जो है वो ये ICAM यूज़ हो रहा होता है। रेबीज़ ने निकोटीनिक स्टाइकोलिन रिसेप्टर को यूज़ करना है। पार्वो वायरस B19, ठीक है, इसने P एंटीजन ऑन दी RBCs को यूज़ करना है। RBCs के ऊपर एक P एंटीजन होता है, उसको पार्वो वायरस ने यूज़ कर लेना है। राइनो वायरस ने देखा ICAM को यूज़ करना है। अब दोबारा से देख लेते हैं। साइटोमेगालो वायरस है, इसने इंटेग्रिन्स को यूज़ करना है। Epstein-Barr वायरस है, इसने CD21 को यूज़ करना है। HIV है, HIV ने CD4 को और CXCR4 को
और CCR5 को यूज़ करना है। पार्वो वायरस B19 ने पी एंटीजन ऑन दी आरबीसीज को यूज़ करना है। रेबीज़ ने जो है वो स्ट्राइकोनिन के रिसेप्टर को यूज़ कर लेना है, निकोटीनिक स्ट्राइकोनिन रिसेप्टर को। राइनो वायरस ने ICAM को यूज़ करना है। SARS-CoV-2 ने जो है वो ACE2 को यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं RNA वायरसेस, ठीक है।